नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को पौधारोपण महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधारोपण करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लखनऊ में अभियान में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल समेत कई केंद्रीय व राज्य मंत्री विभिन्न जिलों में पौधे रोपेंगे। आयोगों, बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी अलग अलग जिलों में जनता के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना और अमृत सरोवर योजना 2.0 के तहत 19,989 अमृत सरोवरों के निर्माण पर पुनरुद्धार के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया। ग्राम विकास विभाग के अनुसार हरदोई 1202 सरोवरों के साथ प्रदेश में शीर्ष पर है, जबकि आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज और प्रयागराज भी शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। योजना से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर सुधार और किसानों को सिंचाई में लाभ मिल रहा है। साथ ही मनरेगा से जुड़े कार्यों के जरिए ग्रामीण रोजगार, हरियाली और सतत विकास को भी बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के 9 वर्षों में बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहले पलायन, पेयजल संकट और डकैतों के लिए पहचान रखने वाला क्षेत्र अब विकास की नई राह पर है। मुख्यमंत्री ने बेहतर सड़क, रेल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति तक पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार आवास प्लस सर्वे के आधार पर तैयार प्रारंभिक सूची का ग्राम पंचायत और ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची 15 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी। सूची में नाम शामिल होने पर लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने लोगों से केवल आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने और सत्यापन के दौरान सही दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड के दौरान जांच में नए सुराग सामने आए। पुलिस ने तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को उनके ठिकानों पर ले जाकर तलाशी ली। इस दौरान नकदी, सोने के आभूषण और एक कार बरामद हुई। लवकुश के घर से करीब 35,000 रुपए और सोने का लॉकेट मिला, जबकि अनुकल्प के घर में सोने की चैन, 15,000 रुपए नकद और कार बरामद की गई। करुणेश के किराए के मकान से भी करीब 10,000 रुपए मिले। पुलिस अब आरोपियों की संपत्तियों और लेनदेन की जांच कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफे लेने से मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि पूरे ट्रस्ट की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोपियों पर कार्रवाई के साथ जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने भू सौदों और अन्य फैसलों की जांच की मांग करते हुए कहा कि ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए किसी तरह की लीपापोती स्वीकार नहीं की जाएगी। गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के तहत लखनऊ पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्री राम मंदिर प्रबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, मंदिर की व्यवस्था कर्मचारियों को सौंपी जानी चाहिए और RSS से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने चढ़ावा चोरी मामले में धार्मिक परंपराओं के अनुसार जांच और कार्रवाई की बात कही। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई और कहा कि उनकी 81 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य गौ संरक्षण के लिए जन जागरण करना है। यात्रा 24 जुलाई को लखनऊ के स्मृति उपवन में संतों की उपस्थिति के साथ समाप्त होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 13 जुलाई से वाहनों के लिए शुरू होने जा रहा है। इसका लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली और अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़ेगा। परियोजना के लिए किसानों की 480.9799 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसके बदले 590.87 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। एक्सप्रेसवे पर ट्रामा सेंटर, फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप, EV चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप ई लेवल 1 भर्ती 2026 को लेकर आवेदन स्थिति जारी कर दी है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकार हुआ है या निरस्त। स्टेटस देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या जन्मतिथि से लॉगिन करना होगा। इस भर्ती के तहत रेलवे में कुल 22,195 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 अगस्त से 21 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित होगी। प्रयागराज क्षेत्र में 1183 पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2,647 पदों पर भर्ती करेगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्य के 1475 और प्रधानाध्यापक के 1172 रिक्त पदों का अधियाचन आयोग के ई अधियाचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। विभाग ने वर्ष 2011 और 2013 की लंबित भर्तियों वाले पदों को नई रिक्तियों से हटा दिया है। आयोग भर्ती परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम पहले ही जारी कर चुका है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निर्देशालय से प्राचार्य के 111 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,107 पदों का अधियाचन भी आयोग को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए 27 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं कर सके तथा जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। 17 अभ्यर्थियों की योग्यता दोनों पदों के लिए मान्य नहीं थी, जबकि अन्य की अलग अलग पात्रता में कमी मिली। अभ्यर्थी 11 जुलाई शाम 5 बजे तक आपत्ति अंक तालिका और प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा 14 से 28 जुलाई तक लखनऊ में आयोजित होगी, जिसके प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने मंदिर के वित्तीय प्रबंधन और चढ़ावे से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र फॉरेंसिक व वित्तीय जांच कराने की मांग की। अजय राय ने कहा कि मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाली सरकार को प्रबंधन से जुड़े सवालों पर भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने ट्रस्ट और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पारदर्शिता और तथ्यों के आधार पर ही श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रखा जा सकता है। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से दान राशि और खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता जरूरी है। मसूद ने ट्रस्ट की व्यवस्था की तुलना वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से करते हुए जवाबदेही बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सवाल उठाना किसी की छवि खराब करना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा विषय है। कांग्रेस नेता ने चंदे के संग्रह और उपयोग की स्पष्ट जानकारी देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार का कानून सभी राज्यों में लागू होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नए बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदायों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पिछड़े पसमानदा मुस्लिम समाज और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया होगी। मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड का गठन निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें और पड़ सकती हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में मौसम सुहावना रहने का अनुमान है। हालांकि उमस बनी रह सकती है। तापमान करीब 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बारिश के दौरान जलभराव और यातायात की समस्या को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसान मौसम के अनुसार कृषि कार्य करें। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।